हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, और यहाँ पे हमको डिस्कस करना है इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले तो हमको बात करनी है दैट इज इंटरनल मैकेनिज्म कैसे होता है, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है एट एल्वियोलर लेवल एंड एट टिश्यू लेवल, पूरा ब्रीफ में हम यहाँ पे जानेंगे। और साथ ही में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से होता है और क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरनल रेस्पिरेशन के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये जो सेंट्रली प्लेस्ड ऑर्गन है, दिस इज द हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा अल्वियोलाई दैट इज द पोर्शन ऑफ लंग। तो डेफिनेटली ब्लड का यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है फ्रॉम हार्ट, ये जा रहा है बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू से होते हुए फिर ये जा रहा है हार्ट में वापस, और हार्ट से होते हुए ये जा रहा है लंग्स में। तो डेफिनेटली लंग्स से जो भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा थ्रू सिस्टेमिक अयोर्टा, और सिस्टेमिक अयोर्टा के बाद ये टिश्यू में गया, तो टिश्यू से अब ये ब्लड जो है वो वापस हार्ट में आएगा थ्रू सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो टिश्यू से आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पे जाएगा? वापस लंग्स में जाएगा बाय पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब ये लंग्स में जाएगा, जब इसमें गैसियस एक्सचेंज होगा एल्वियोलर लेवल पे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में गैसियस एक्सचेंज हो गया, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा? वापस हार्ट में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एल्वियोलर लेवल का गैसियस एक्सचेंज देखा था कि किस तरीके से एपिथेलियल लेयर्स के बीच में, एल्वियोलाई और कैपिलरीज के एपिथेलियल लेयर के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि गैसेस मूव करती है फ्रॉम इट्स हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो हमें पता है एल्वियोलाई में जो गैसेस आती है फ्रॉम एयर, हम बाहर से जो इनहेल करते हैं, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 मर्क्यूरी मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, दैट इज mmHg, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, 40 mmHg, ठीक है। ये एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर है, एल्वियोलाई में गैसेस का पार्शियल प्रेशर है। अब जो कैपिलरी से गैसेस आ रही है, कैपिलरी से हम देख रहे हैं दैट इज पल्मोनरी आर्टरी जो गैसेस लेके आ रही है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 40 mmHg, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? 45 mmHg। तो ऐसे में गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? फ्रॉम हाई टू लो, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। डेफिनेटली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है एल्वियोलाई में, और ब्लड कैपिलरी में कम है, तो ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी, ठीक है। वहीं पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है 45 mmHg, एंड एल्वियोलाई में कम है 40 mmHg। तो ब्लड से अब CO2 मूव करेगा कहाँ पे? एल्वियोलाई में। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। CO2 इज मूविंग फ्रॉम कैपिलरी टू ब्लड टू एल्वियोलाई, एंड द O2 इज मूविंग फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज हो गया है एल्वियोलर लेवल पे, इसके बाद ये जो ब्लड में अब गैसेस होंगे, इनका भी पार्शियल प्रेशर चेंज हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना हो चुका है, दैट इज ऑक्सीजन का देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 95 mmHg हो चुका है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ चुका है बहुत ही ज़्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो थोड़ा कम हो चुका है, 45 था पहले, अब 40 हो चुका है। अब ये ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आता है हार्ट के पास, और हार्ट से होते हुए अब ये सिस्टेमिक अयोर्टा के थ्रू जाता है टिश्यू के पास। अब टिश्यू में जो पहले ऑक्सीजन था उसने यूज़ कर लिया, और टिश्यू ने प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यू में डेफिनेटली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। तो टिश्यू का देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 mmHg है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 55 टू 58 mmHg है। ये वेरी कर सकता है टिश्यू टू टिश्यू। अगर टिश्यू हाईली एक्टिव है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कम होगा, CO2 का और ज़्यादा होगा। अगर टिश्यू लेस एक्टिव है तो ये पार्शियल प्रेशर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, क्योंकि टिश्यू लेस एक्टिव है, कम एक्टिविटी शो कर रहा है, तो ऑक्सीजन भी कम यूज़ करेगा डेफिनेटली।
तो इस तरीके से यहाँ पे 20 mmHg ऑक्सीजन का देखने को मिलता है पार्शियल प्रेशर, और 55 to 58 mmHg जो है हमको किसका देखने को मिल रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है जिसमें ऑक्सीजन का 95 mmHg पार्शियल प्रेशर है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, टिश्यू में कम है। तो टिश्यू से अब हम देखेंगे ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो मूव कर रहा है कहाँ पे, टिश्यू में। वहीं पे ऑक्सीजन का तो हमने देख लिया, CO2 का अब पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो डेफिनेटली CO2 हाई से लो में मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। तो CO2 मूव करता है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, और यहाँ पे हमें देखते हैं कि और गैसियस एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज दिखता है। यहाँ पे ऑक्सीजन मूव करता है टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है टिश्यू टू ब्लड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे भी गैसियस एक्सचेंज हो चुका है, तो डेफिनेटली जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा अभी, क्योंकि ऑक्सीजन तो टिश्यू में चले गया और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ गया, इनसाइड दैट ब्लड कैपिलरीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो चुका है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg जैसे पहले हमको दिख रहा था यहाँ पे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mmHg। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे जाता है, हार्ट के पास जाता है। हार्ट में डायरेक्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता, हार्ट में ये पहले राइट एट्रियम में जाता है थ्रू सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, और फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है किसके पास, दैट इज एल्वियोलाई के पास बाय पल्मोनरी आर्टरी। और एल्वियोलाई में भी ये गैसियस एक्सचेंज होता है और फिर से वो प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 95 mmHg हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg हो जाता है। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है गैसियस एक्सचेंज के बारे में एल्वियोलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे, ये समझ में आ चुका होगा। और इसमें हमने छोटा सा सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि एक्चुअल टॉपिक है बुक में इंटरनल सर्कुलेशन में दिया हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन में दिया हुआ। तो बुक में जैसे हम देख रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन जो टॉपिक आता है अंडर द टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे हमको मेनली पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किस तरीके से गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड द ब्लड। ऑक्सीजन का पहले हम ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमें डिस्कस करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन ये जो गैस है ये भी अगेन ब्लड में अब ट्रांसपोर्ट होती है, तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाती है इजीली, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है, जितना भी 100% ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें से हम देखते हैं 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। तो ब्लड में दो कंटेंट होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरे होते हैं ब्लड कार्पसल, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, ठीक है, गैसेस होती है बहुत सारी। तो ऐसे में प्लाज्मा में 3% ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, डायरेक्ट घुल जाता है, ठीक है। तो टोटल जितना भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में होगा 100%, उसमें से 3% ऑक्सीजन किस में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा में, और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में। बचा हुआ 97% जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है RBC, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसल। तो रेड ब्लड सेल उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है थ्रू आउट द बॉडी। हमें पता है ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो होता है वो RBC होता है, और RBC का काम ही होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट RBC खुद ट्रांसपोर्ट नहीं करते, RBC के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो हीमोग्लोबिन ये जो मॉलिक्यूल होता है ये RBC के अंदर होता है और यही होता है मेन ऑक्सीजन कैरियर। तो इसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, अटैच होता है, और इसी के मदद से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द RBC which is having the hemoglobin. So हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज अ रेस्पिरेटरी कैरियर, मेनली गैसेस को कैरी करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, CO2 को भी कैरी करता है। CO2 को कैसे कैरी करता है वो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में देखेंगे। तो ये मेनली तो ऑक्सीजन को कैरी करता है बिकॉज इट इज हैविंग द हाई एफिनिटी फॉर O2। एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, तो इसका अट्रैक्शन, इसकी एफिनिटी O2 के लिए बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन को बहुत इजीली कैरी कर पाता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर पाता है, ठीक है। फाइनली हम देखते हैं जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। 4 पायरोल रिंग्स में 4 Fe यानी 4 आयरन आयंस होते हैं,
4 आयरन आयन एक पायरोल रिंग में, एक आयरन आयंस, तो वैसे 4 पायरोल रिंग में 4 आयरन आयन होते हैं एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, और एक आयरन आयन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है। ठीक है, एक आयरन आयन का बाइंडिंग एक ऑक्सीजन के साथ होता है, तो 4 आयन है, 4 आयरन आयंस प्रेजेंट है एक हीमोग्लोबिन में, तो 4 आयरन आयन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करते हैं। तो बेसिकली एक पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग शो करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसमें 4 Fe आयन है, 4 आयरन आयन है, तो बेसिकली वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग शो कर सकता है। सो इट कंटेन्स, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 आयरन आयंस विच कैन बाइंड्स विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन अगर आप देखो तो दिख रहा होगा क्लियरली कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और वो एक हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एंड आफ्टर दैट इट इज फॉर्मिंग एन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ अब ऑक्सीजन अटैच्ड है आयरन आयन की मदद से, और ऐसे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए पूरा ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कांटेक्ट में आता है किसी भी टिश्यू के जिसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऐसे में वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। देखो, अगर कोई टिश्यू है जिसने अपना सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया है तो डेफिनेटली उसने CO2 भी रिलीज किया होगा, और जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा ऐसे जगह पे अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। अब ऑक्सीजन जो रिलीज हो जाता है वो डेफिनेटली वो उस टिश्यू को मिलता है जिस टिश्यू को उसकी जरूरत है। तो इस तरीके से हम देखते हैं आफ्टर रीचिंग टू अ टिश्यू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आफ्टर रीचिंग टू अ टिश्यू it dissociates, that is it dissociates मतलब it breaks and it releases oxygen। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जैसे ही किसी टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, एंड दैट रिलीज्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय दैट टिश्यू। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। जब भी ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के इन्फ्लुएंस में आएगा, जब भी किसी टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड दैट ऑक्सीजन देन इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय दैट टिश्यू। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है किस तरीके से हमने देखा कि गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, और साथ ही में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब हम बात करेंगे सैचुरेशन लेवल के बारे में, किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल वर्क करता है और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है वो जानेंगे और उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो अब बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, लेकिन इसके पहले हम जानेंगे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के बारे में, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी बॉडी में मतलब कोई भी जब रिएक्शंस होती है तो वो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। मतलब एक पीक पे पहुंच चुकी है वो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में टोटली हीमोग्लोबिन मान लो बहुत सारे, वैसे तो बहुत हीमोग्लोबिन है, बट मान लो 10 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है, तो 10 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर सकता है, तो 10 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 40 ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करेगा। अब पूरे के पूरे 40 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर लिया है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म हो चुका है। तो ऐसे में अब आने वाला जो नया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा उसको बाइंड करने के लिए कोई हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 10 के 10 ने बाइंडिंग कर लिया है सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो अब हम बोलेंगे कि सैचुरेशन जो है वो 100% हो चुका है, मतलब पूरे तरीके से हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है। अब वो और रिएक्ट नहीं कर सकता और किसी के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमें बोलना है कि 50% सैचुरेशन हुआ है, 50% लेवल पे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है, तो कैसे बोलेंगे कि 10 में से 5 मॉलिक्यूल मान लो कि बाइंड हो चुके हैं ऑक्सीजन के साथ, 20 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 5 मॉलिक्यूल अभी भी खाली है। तो ऐसे में सैचुरेशन कितना हो गया, 50% सैचुरेशन हो चुका है, ठीक है। तो और अगर इतने ही अगर 20 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आते हैं तो और वहां पे सैचुरेशन बढ़ सकता है और 100% तक जा सकता है। तो बेसिकली सैचुरेशन क्या होता है यहाँ पे, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द O2 टेंशन, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो यहाँ पे बोला क्या है, मतलब जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा सैचुरेशन होगा,
ठीक है, उतना जल्दी सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का। तो ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर बहुत कम है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी बहुत कम होगा। ये आप डायग्राम, ये जो ग्राफ है इसमें देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम है, सिर्फ 20 पार्शियल प्रेशर है, तो सैचुरेशन भी सिर्फ 20 to 30% ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 बेसिकली 100 mmHg का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सैचुरेशन अराउंड 95% 97% हुआ है। तो ऐसे जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतना ज़्यादा जो है सैचुरेशन होगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से ही हम डिफाइन कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा सैचुरेशन होगा या कितना ज़्यादा सैचुरेशन नहीं होगा। तो बेसिकली डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द O2 टेंशन, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब ये मैक्सिमम सैचुरेशन जाता है अराउंड 95 to 97% ऑन द 100 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलाई। तो अगर एल्वियोलाई में 100 mmHg का जो पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन अगर अवेलेबल होता है तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, अराउंड 95 to 97% सैचुरेशन जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। बहुत ही रेयरली 100% जाता है, तो 100% सैचुरेशन बहुत रेयर होता है या नहीं के बराबर होता है। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं सैचुरेशन 95 to 97% होता है, जो कि अगर एल्वियोलाई में हम देखते हैं 100 mmHg का पार्शियल प्रेशर का अगर एयर है तो हमें पता है 104, तो हमेशा ही 104 mmHg का हमेशा ही पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में बना रहता है, तो उससे कि आराम से 95 to 97% हमेशा जो है वो हम देखते हैं सैचुरेशन होता है बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इस कर्व का क्या यहाँ पे मीनिंग होता है, यहाँ पे नाम से ही समझो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इसको बोला जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि दो चीजों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। जब ये डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा, तो ये कर्व जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में, यानी ये जो ऊपर दिख रहा है ये नीचे के तरफ बेंड होगा। ठीक है, तो ऐसे में सैचुरेशन कम होगा, क्योंकि जितना, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा तो सैचुरेशन कम हो जाएगा ना, क्योंकि पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड है, सैचुरेशन बड़ा हुआ है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सैचुरेट हो गए अभी। ठीक है, अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ कोई और ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो मतलब सैचुरेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो सैचुरेशन यहाँ पे कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो कर्व है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट साइड, तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट होगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्व क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इन परसेंटेज, उसके साथ में ऑक्सीजन टेंशन दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच का रिलेशन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिख रहा है, दैट इज क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन दिखाई दे रहा है जो कि परसेंटेज में 10%, 20% से लेके 100%। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दैट इज क्या प्रेजेंट है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि अगेन 100 mmHg तक है। ठीक है, तो जितना हम देखते हैं कि विथ इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का भी परसेंटेज जो है, सैचुरेशन परसेंटेज, वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमें 30 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 30 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही हमें 50% सैचुरेशन मिल जाता है। सो 50% सैचुरेशन कितने पार्शियल प्रेशर पे होता है ऑक्सीजन के, 30 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शोज 50% ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अराउंड 100 mmHg पे हमें शो होता है दैट इज 95 to 97% ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, तो ये कर्व जो है वो शिफ्ट करता है। तो दैट कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, ये राइट के डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, और इसके लिए 4 कंडीशंस है, 4 कंडीशंस में ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। पहली है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जितना ज़्यादा CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा उतने जल्दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट
होगा, ब्रेक होगा। हमने बोला था जब ब्लड ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड किसी टिश्यू के पास आता है तो टिश्यू में CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो CO2 के अमाउंट ज़्यादा होने के कारण टिश्यू के पास आने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और ऑक्सीजन टिश्यू में चले जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी को बोर इफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोर इफेक्ट। शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, चेंज होगा, वैसे वैसे यहाँ पे जो कर्व है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो शिफ्ट होगा राइट की तरफ। ठीक है, इसी को बोर इफेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं दैट इज हाई टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने जल्दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगेन लो पीएच, एसिडिक पीएच होगा, ज़्यादा एसिडिक पीएच होगा ब्लड में, तो ऐसे में ये कर्व अगेन राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट होगा। हाई 2,3 डाईपीजीए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2,3 डाईपीजीए। डाईपीजीए क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि बेसिकली हमारे बॉडी में ग्लाइकोलिसिस में बनता है। ग्लाइकोलिसिस ये जो मेटाबॉलिक स्टेप है, यहाँ पे आरबीसी में जब हाई मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, तो ऐसे में भी ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और कर्व जो है वो राइट की तरफ क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। तो हमने बोर्स इफेक्ट भी जान लिया, दैट इज शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू द चेंज इन द दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 जितना ज़्यादा रहेगा उतने जल्दी वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द राइट, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्डेंस इफेक्ट के बारे में। तो हेल्डेंस इफेक्ट क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्टिंग एज अ एसिड। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जहाँ पे हम देखते हैं लंग्स में, जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है फ्रॉम द एल्वियोलाई, फ्रॉम द लंग, तो ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ पेयर अप कर लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है। तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में अब एक एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है ब्लड में बेसिकली, और ये एसिडिक कंडीशन क्रिएट होने के कारण ब्लड का पीएच डिक्रीज होता है, दैट इज ब्लड पीएच डिक्रीज होता है, 7 से नीचे जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगता है लंग्स के अंदर। ठीक है, अब ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, तो वहां पे CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है पहले से। तो हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा CO2 जो बॉडी के बाहर एक्सपेल होता है, रिलीज होता है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म के जरिए ही लंग्स तक आता है। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो CO2 होता है उसके साथ ये हाइड्रोजन बाइंड कर लेता है, और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बाइंड होने के बाद कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। रिएक्शन हम देख लेते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन आयंस है, इट बाइंड्स विद द बाइकार्बोनेट आयन HCO3- in the presence of enzyme carbonic anhydrase। और यहाँ पे ये दोनों बाइंड होने के बाद फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ऐसे में फिर ये H2CO3 ब्रेक होता है CO2 में प्लस H2O में। तो ये जो CO2 फॉर्म होता है, ये CO2 रिलीज हो जाता है, लंग्स के बाहर एक्सपेल हो जाता है। तो बेसिकली यही बोलता है, हेल्डेंस इफेक्ट बोलता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक एसिड की तरह एक्ट करता है। जैसे ही लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो एक एसिड की तरह एक्ट करता है, जिससे कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण ब्लड का पीएच कम होता है। हाइड्रोजन आयन जो है वो कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड लीड्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच अल्टीमेटली रिलीजेस CO2 बाई फॉर्मिंग द CO2 एंड H2O। CO2 H2O फॉर्म करता है और CO2 को रिलीज कर देता है। तो ये बेसिकली फंडा है, दैट इज हेल्डेंस इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो कर्व हमें दिख रहा है, दिस कर्व इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कर्व। तो ये बेसिकली ये जो कर्व है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसको सिग्मोइड कर्व बोला जाता है क्योंकि इसका शेप जो है वो स्लाइटली S शेप दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा S शेप दिखता है, इसीलिए इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, और ये शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू दीज रीजंस। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MST CET में भी पूछे जाते हैं, और साथ ही में आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में बुक में ये कर्व में हमको 3 ग्राफ शो किए हैं विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। जितना ज़्यादा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो ये कर्व हमें नॉर्मल दिख रहा है। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2
हाई CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, और ये जो कर्व रहेगा ये स्लाइटली हम देखेंगे, दिस कर्व इज स्लाइटली शिफ्टिंग टुवर्ड द राइट, मतलब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, राइट की तरफ। ठीक है, पहले ही सैचुरेशन कम हो गया, देखो पहले सैचुरेशन 97 था, अब सैचुरेशन 90, 70, 60% आ जाएगा। तो वैसे ही जब ये हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वैसे ही जब लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो कर्व और ऊपर जा सकता है। ठीक है, द कर्व कैन गो टू द हायर लेवल, सैचुरेशन कैन बी द 100%। ठीक है, बट ये रेयर होता है। तो ये सारा कंडीशंस है, हम यहाँ तक हमने कंप्लीटली देख लिया किस तरीके से जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वर्क करता है, किस तरीके से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इसके वजह से एक कर्व हमें मिलता है जिसको हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, क्योंकि वो स्लाइटली एस शेप का दिखता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, और वो शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू दिस फॉलोइंग रीजन: हाई CO2 कंटेंट, हाई टेम्परेचर, लो pH एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और बोर्स इफेक्ट हमने देख लिया है, हेल्डेंस इफेक्ट देख लिया, बड़ा ही सिंपल सा फंडा फिनोमिना है, तो इसको आप पढ़ लो। कोई भी दिक्कत, डाउट या क्वेरीज है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, और वैसे ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो वीडियोस को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए धन्यवाद।